के साथ अभिषेक भट्टाचार्य, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता का दर्जा देकर सोशल इंजीनियरिंग का एक और दाव चल दिया है। लेकिन इस दाव से जितनी पार्टी के बाहर खलबली है, उतनी पार्टी के भीतर भी घमासान मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के समर्थकों को लग रहा है कि एक ब्राह्मण नेता को सपा ने दूसरे नंबर का पद देकर अखिलेश अपने द्वारा ही बनाए गए पीडीए फॉर्मूले यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक से दूर जा रहे हैं, जो पार्टी के हित में नहीं है। पर दूसरी तरफ ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो ये मानते हैं कि अखिलेश यादव ने ये फैसला लेकर ये साबित कर दिया है कि अब वे राजनीति में परिपक्व हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव में जब अखिलेश ने गैर यादव कैंडिडेट पर दाव खेला तो भी यही कहा गया कि समाजवादी पार्टी के लिए ये ब्लंडर हो सकता है, पर चुनाव परिणाम बताते हैं कि अखिलेश का यह फैसला भी दूरदर्शी साबित हुआ। इसी तरह ब्राह्मण नेता को प्रतिपक्ष के नेता ऐसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी देकर अखिलेश यादव ने एक और दाव खेला है जो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इससे पहले तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार का नारा देने वाली बीएसपी ने भी 2007 के विधानसभा चुनाव में नया नारा दिया था कि ब्राह्मण बीन बजाएगा, हाथी चढ़ता जाएगा। बसपा को इसका फायदा मिला और ब्राह्मणों का बड़ा वोट बैंक पार्टी की तरफ आ गया था। माना जा रहा है कि अब समाजवादी पार्टी की रणनीति भी मायावती की ऐसी रणनीति पर टिकी है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में पिछड़े वर्ग की संख्या 40% है। इसमें यादव 10 से 12%, कुर्मी सेंधवार 8%, मल्लाह 5%, लोध 3%, जाट 3%, विश्वकर्मा 2%, गुर्जर 2% और अन्य पिछड़ी जातियों की संख्या लगभग 7% के करीब है। इसके अलावा प्रदेश में अनुसूचित जाति 22% है और मुस्लिम आबादी 18%। इस तरह समाजवादी पार्टी ने कुर्मी, पटेल जैसे बीजेपी के कोर वोटर वाली ओबीसी जातियों में सेंध लगाई। उसमें ब्राह्मण वोटर्स भी जुड़ जाते तो अगले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कड़ी टक्कर देगी। इस खतरे को बीजेपी भांप चुकी है। डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ते ही अखिलेश यादव का असली चेहरा सामने आ गया। अखिलेश ने पीडीए को गुमराह करके वोट लिया और अब उस वर्ग के नेता मायूस है। केशव प्रसाद ने कहा कि अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव की पीठ में भी छुरा घोंप दिया। क्या सवर्ण को नंबर 2 पर लाने का कदम सपा को लाभ पहुंचाएगा? आज इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले बयानों पर एक नजर। ये बड़ोले मंत्री के पास ये केवल लखनऊ से दिल्ली से लखनऊ और अपना विभाग में तो चला तो पानी रहा और मुख्यमंत्री ने खुद ही उनको झुंझुना पकड़ा दिया है। कोई काम के तो देखिए, समाजवादी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी और सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से उनके नाम पर सहमति जताई। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनके नाम पर अंतिम मोहर लगा दी। समाजवादी विचारों को और समाज की जो लड़ाई है वो आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी लड़ते आए हैं। वो किसी नाम के मोहताज नहीं, किसी पहचान के मोहताज नहीं है और विधानसभा में जो जनता की आवाज़ है, जनता के मुद्दे हैं, उनको उठाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार के खिलाफ आज सदन में आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आपस में रार मची हुई है, तलवारें निकली हुई हैं उप मुख्यमंत्री के बीच में, मुख्यमंत्री जी के बीच में। हमें चिंता इस बात की है कि प्रदेश का नुकसान हो रहा है। प्रदेश में प्रशासनिक मशीनरी बेलगाम हो गई है। 19 पेपर लीक हो गए, महंगाई बेरोजगारी चरम पर है। तो आखिर सरकार को इस प्रदेश के लोगों की चिंता क्यों नहीं है? सिर्फ आपस की रार की वजह से प्रदेश का नुकसान कर रहे हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व इनका निकम्मा नकारा हो चुका है, जो निर्णय नहीं ले पा रहा है। अनुशासनहीनताएं चरम पर है। तो ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य जी दूसरों को कुछ कहें, पहले उनको अपने बारे में सोचना चाहिए और अपने घर के बारे में देखना चाहिए। देखिए, समाजवादी का आंतरिक फैसला है और वो जिसे चाहे चुन सकते हैं, परंतु समाजवादी पार्टी बताए कि उनकी पीडीए का जो नारा था उसका क्या हुआ। जो वोटों के लिए लगाते रहे और जनता को बरगलाते रहे, उसके बारे में सोचिए। और वो किसे बना रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता का प्रेम भारतीय जनता पार्टी के प्रति है और जनता समाजवादी पार्टी और विपक्ष की कारगुजारियों को बेहतर से जानती है। चलिए, तो तमाम बयान आपने सुने। माता प्रसाद पांडे इज इन द सेंटर और आसपास काफ़ी ज़्यादा बयानबाजी चल रही है। तो आखिर उनके चुनाव को लेकर जहां एक तरफ तमाम विरोधी दल एक सुर में जो बातें कह रहे हैं वो भी काफ़ी दिलचस्प है। अब देखना होगी समाजवादी पार्टी के इस फैसले के पीछे क्या कारण है, उसी को समझेंगे। पल्लवी सिंह हमारे साथ आज जुड़ रही हैं बीजेपी से, शिव प्रताप मिश्रा नवचेतना पार्टी से, रविंद्र प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी से और अलका सिंह वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊँगा। रविंद्र जी, पार्टी ने एक फैसला लिया है और इस फैसले को लेकर तमाम तरह की अटकलें और बयानबाजी देखने को मिल रही है, लेकिन सबसे पहले जानना चाहूँगा समाजवादी पार्टी का क्या पक्ष है? देखिए, ये कोई पहली बार आदरणीय माता प्रसाद जी का नाम नहीं आया है नेता प्रतिपक्ष के लिए। 2022 में भी आ चुका था, जब माननीय अखिलेश यादव जी संसद सदस्य, लेकिन हमारी पार्टी ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया कि उनको नेता प्रतिपक्ष बनना चाहिए। उन्होंने इस्तीफा देकर नेता प्रतिपक्ष बने। अब जब वो दोबारा सदन में गए हुए हैं, तो आदरणीय माता प्रसाद जी हमारे पार्टी के वरिष्ठतम 1980 के बाद से वो लगातार विधायक हैं। बस बीच में एक बार 1917 में हारे हैं। 2 बार विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, श्रम मंत्री रह चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, विधानसभा की सारी समितियों में रह चुके हैं और वो उस समय के नेता हैं। 1967 से हमारे साथ में हैं। जब सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी थी, इटवा विधानसभा से आते हैं और उस समय इटवा विधानसभा में जो सड़क जाती है वो नेपाल को जाती है, पढ़नी कस्बा है, तब वहाँ सड़क ही रही थी और झोपड़ी में इनका परिवार रहता था। तब इन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई शुरू की थी और सामाजिक न्याय के साथ ही लगातार बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी वालों ने भी डोरे डाले होंगे लेकिन नहीं गए, तो हमने एक अपने ऐसे नेता को चुना है जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ा है और उन सारे वरिष्ठ पदों पे रहा। उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है, किसी प्रकार का। पीडीए की बात कही जाती है तो पीडीए इनके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इनके समझ में केवल 10% लोग आते हैं। पीडीए वही है जो बाकी 90% लोग हैं, वो 90% लोगों की तरफ ये देखना ही नहीं चाहते हैं। तो हम उन 90% का नेतृत्व हम करते हैं और उन 90% लोगों के लिए हम समाजवादी पार्टी पर आरोप लग रहा है कि वो 12% को लुभाने के लिए, ब्राह्मणों को लुभाने के लिए ये फैसला लिया गया है। असल में जो लुभाने की पॉलिटिक्स करते हैं उनको ही तो नजर, नीले सियार को नीला ही नजर आता है, तो वो उनको ऐसा ही नजर आएगा। हमने जो निर्णय लिया है जातिगत निर्णय नहीं लिया है। हमने जो सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाला सबसे बड़ा योद्धा है, पूरे भारत की जितनी भी विधानसभाएं हैं उसमें सबसे सशक्त नेतृत्व है आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी का, जो उन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई समाजवादी पार्टी से लड़ी है और इस कारण से उनको बनाया गया है। लेकिन ये इसके साथ में जोड़ देना चाहता हूं, 2022 में जब निर्दोष ब्राह्मणों की हत्या की जा रही थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, तो माननीय अखिलेश यादव जी थे जिन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया। तो अगर न्याय किसी के साथ भी होगा, जैसे हम कहते हैं हमारे साथ में वो अगड़े भी हैं जिनको पीड़ित किया गया है, तो अगर कोई भी अगड़ा पीड़ित किया जाएगा तो हम उसके लिए भी खड़े होंगे। चाहे राजा भैया के लिए भी हम लोग खड़े हुए और चाहे उन ब्राह्मणों के लिए भी खड़े हुए जिनकी निर्दोष लोगों की हत्या की गई। ठीक है, जवाब ले लेते हैं बीजेपी से। केसी जैन जी, स्वागत आपका। क्यों लगता है बीजेपी को कि केशव प्रसाद मौर्य की पीठ पे छुरा घोंपा गया है? नहीं, केशव प्रसाद मौर्य के नहीं, शिवपाल यादव की पीठ पर छुरा घोंपा गया है, जो बयान एक्चुअली केशव प्रसाद ने दिया था। जी, देखिए अभी रविंद्र जी ने, हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने बहुत सारी कसीदे पढ़ दी जो है माता प्रसाद जी के पक्ष में। देखिए माता प्रसाद जी बने हैं, उनका स्वागत है, लेकिन जिस पीढ़ियों को लेकर के समाजवादी पार्टी उद्वेलित रही, जिस पीढ़ियों का गुणगान किया, जिसको लोग लेकर के उन्होंने जनता को लुभाने का काम किया, लेकिन ये उस पर लगातार खड़े नहीं। जब खड़े नहीं उतरे तो इनकी पार्टी के तमाम सारे लोग, वो चाहे पल्लवी पटेल रही हों, चाहे आप देखिए कि राष्ट्रीय लोकदल पूरा रहा हो, चौधरी जी रहे हों, तमाम सारे लोगों ने इनकी पार्टी को पिछड़ी कर दिया और छोड़ दिया। और उसी में से आपके जो है ये राजभर जी उसी में से आते हैं जो इनके साथ में गए, लेकिन उनको सम्मान नहीं मिला तो वो छोड़ करके चले गए। तो देखिए मीठी मीठी बातें जरूर करती है समाजवादी पार्टी, लेकिन एन के प्रकार सत्ता कैसे हथियाई जाए, पूरा फोकस उस पर है। भारतीय जनता पार्टी जहां सबका साथ सबका विकास का मॉडल लेकर के आगे बढ़ रही है, उसी सवर्णों को समाजवादी पार्टी ने हमेशा गाली देने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की पार्टी है। और आज ये भी कह रहे हैं कि सवर्ण बेचारे हैं, सवर्ण पिछड़े रह गए, सवर्ण गरीब रह गए, हमने एक सवर्ण को बना दिया विपक्ष का नेता, तो क्या दिक्कत है भाई। तो ये इनकी नजर में हो सकता है शिवपाल यादव जी का कोई योगदान ना रहा हो,
पार्टी को खड़ी करने में, पार्टी को यहाँ तक लाने में। 2-2, 3-3 बार सरकार बनी उत्तर प्रदेश में। माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, फिर अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जिस तरीके से शिवपाल यादव जी को किनारे लगाया गया, यही कारण रहा कि अजीब बात है केसी जी, अगर अभी शिवपाल यादव को छुड़ा भोगने का काम किया गया उनकी पीठ में। अभी शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष बना देते तो आप बोलते कि यादव को बना दिया, परिवारवाद चिल्लाने लगते, और अगर अभी नहीं बनाया तो आप विश्वासघात बोल रहे हैं। नहीं, देखिए बात यह है कि अभी जो चीज रविंद्र जी ने कही कि किसका क्या पार्टी में योगदान है, जिन्होंने पार्टी को यहाँ तक लाकर खड़ा किया, और फिर एक स्थिति ये भी आई कि उनको पार्टी में शून्य कर दिया गया, उनको मजबूरन दूसरी पार्टी का गठन करना पड़ा, और फिर उन्होंने एक बड़ा त्याग करके पार्टी के साथ विलय किया। तो आज क्या उनका कोई अधिकार नहीं बनता है? उनको फिर उसी शून्य पे लाके खड़ा कर दिया गया। इससे ज्यादा और छुड़ा भोगने का काम क्या हो सकता है? और जिस पीडीए की ये बात कर रहे थे वो तो लगातार फेल साबित हो रहा है ना। ये स्पष्ट हो गया, और ज्यादा स्पष्ट हो गया। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव जब हो रहे थे, तमाम सारे लोगों के इन्होंने टिकट काटे और तमाम सारे लोग इनके साथ पार्टी छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि वहां पर पिछड़ा और दलित की जो बात हो रही थी उसका तो कोई सम्मान ही नहीं बचा था। वहां सिर्फ जाति और धर्म को देख करके टिकट बांटे जा रहे थे, जाति और धर्म देख करके समीकरण फिट किए जा रहे थे। एक के प्रकार सत्ता की मलाई कैसे काटी जाए, और यहाँ पर सत्ता को माना जाता है कांटो भरा राजमुकुट, कांटो भरा राजमुकुट। 1 मिनट आपको चैन नहीं है, जनता के लिए आपको काम करना पड़ेगा। आपका व्यक्तिगत जीवन समाप्त हो चुका होता है, जब आप राजनीति में आते हैं तब सार्वजनिक जीवन शुरू हो जाता है। आप देखिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी कोरोना काल में पूरे प्रदेश की सेवा करते रहे, और प्रदेश की सेवा करने के कारण अपने पिता की अंत्येष्टि तक में शामिल होने वो नहीं गए उत्तराखंड, क्योंकि उनको उत्तर प्रदेश को देखना था, उत्तर प्रदेश की बात उन्होंने संभाल रखी थी। तो जिस प्रकार से एक गार्जियन अपना पूरा परिवार देखता है, वैसे ही वो पूरे उत्तर प्रदेश की देखभाल करते रहे, और कोरोना से जितनी बार पीड़ित हुए ठीक है फिर लग गए। शिव प्रताप जी आपके पास आना चाहूंगा इस बात से। पीडीओ को कोई मात नहीं दिया, और शिवपाल जी की पीठ में इससे ज्यादा छुड़ा और क्या भोगेंगे भाई? लगा कहीं पर ऐसा है तो केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर उन्होंने सीधे बोल तो दिया है कि वो बड़बोला बयान दे रहे हैं, उन्होंने तो सीधे खारिज कर दिया। अभिषेक जी देखिए, केवल एक ही पद था विपक्ष के नेता का, और कुछ तो मिलने से नहीं रहा। सरकार तो है नहीं कोई मंत्री बना दे, कैबिनेट मंत्री बना देंगे, वो भी उनसे छीन लिया, और पार्टी का विलय भी अपनी पार्टी में करा लिया। एक तो पेट्रोल पहले बनाए रखे, आ रहे जा रहे बचा। क्या इसका कारण ये भी है कि शिवपाल यादव की समाजवादी पार्टी के एक साथ आने के कारण कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है, और विरोधी दल कहीं ना कहीं इसको लेकर असुरक्षित हैं, इसलिए बार बार शिवपाल यादव का नाम लिया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए अभिषेक जी, बात यह है उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान उनको नहीं मिला। वैसे भी सरकार हमारी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ये किसको बनाते हैं विपक्ष का नेता। ये एक तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, और ये वर्ग विशेष को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं। बाकी सरकार हमारी है, फुल फ्लैश गवर्नमेंट है। शिव प्रताप जी आपके पास आना चाहूंगा, किस तरह से देखते हैं समाजवादी पार्टी के इस फैसले को? तमाम विरोधी दल तो यही कह रहे हैं कि एक जो है राजनीतिक फैसला ज्यादा है, और कहीं ना कहीं एक वर्ग विशेष को रिझाने की कोशिश है। किस तरह से देखते हैं आप? आपका ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी बिल्कुल, नमस्कार। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहते हैं अभिषेक जी, जो आपने बोलने का अवसर दिया। दूसरा, ये हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी जो कह रहे हैं कि किसी ब्राह्मण चेहरे को नेता प्रतिपक्ष बनाया है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी 2012 में, तो क्या हर वर्ग में, ये इनका जो पीडीए होगा, हर वर्ग में इन्होंने सिर्फ अपना सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे जो नेता बनाए हैं, नेता प्रतिपक्ष बनाया है आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी को, ये सिर्फ एक छलावा है, दिखावा और कुछ नहीं। प्रदेश में जब जब इनकी सरकार बनी है, लूट का काम हुआ है, भ्रष्टाचार का काम हुआ है, गुंडई का काम हुआ है, और हर स्तर पे इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, और कहीं भी इन्होंने लोकतंत्र का नियमों का कहीं कुछ पालन नहीं किया है। और ये भी कहना चाहता हूँ, साथ ही हमारे साथी है जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से बैठे हैं आदरणीय भाई साहब जी, कि इनकी शासन, सरकार, संगठन जो पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्रम लगातार चालू है, तो इसमें ये अपने विषय में कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। इनके पास अभी ये सरकार में है, ये अपना उनका बहाना ढूंढ के बोल रहे हैं। ये भी तो गवर्नमेंट में है, यही सरकार में है, शासन सत्ता चला रहे हैं।
इनको ये बताना चाहिए कि इन्होंने प्रदेश की जनता के लिए अभी क्या किया है और क्या कर रहे हैं। इन्होंने सिवाय धोखा के और गुमराह करने के अलावा सिवाय कोई कार्य नहीं किया है, ना ही इस पर कोई प्रयास कर रहे हैं। ठीक है शिव प्रताप जी, आपने सीधे सवाल खड़े कर दिया माता प्रसाद को चुनने पे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या और भी बेहतर विकल्प मौजूद है हाँ, तमाम पार्टी विकल्प में आपके हिसाब से? कोई अब भाई पार्टी नेतृत्व तो उनका है, वो डिसीजन है, वो क्या समझ रहे हैं। लेकिन ये है कि इसका जो डिसीजन लिया है ये सिर्फ छलावा है, दिखावा है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। चलिए ठीक है, अलका जी आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे तर्क दिए जा रहे हैं, बट एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है कि जितने भी विपक्षी दल है वो माता प्रसाद पांडे के चुनाव को लेकर उनके बयान काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं। कोई कह रहा है कि ब्राह्मणों को अपील करने की कोशिश हो रही है, कोई कह रहा है पिछड़ों को, पीडीए को धोखा दिया गया है, और शिवपाल यादव जिनको लेकर कहा जा रहा है कि उनका असम्मान हुआ है। इस तरह से देखते हैं आप? जी नमस्कार, सभी का डिबेट में एक बार स्वागत करती हूँ मैं। धन्यवाद। देखिए, लोकसभा के परिणाम के बाद अखिलेश यादव जी जो है इंडिया गठबंधन के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पे उभरे हैं, और स्वाभाविक भी है क्योंकि 37 सीटें आई हैं उनकी। तो ये सपा के लिए एक पड़ाव तो हो सकता है, लेकिन फाइनली अखिलेश यादव जी की जो है अर्जुन की आंख की तरह जो लक्ष्य है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ही है। तो समाजवादी में जो है एक जब समाजवादी नहीं, बड़े दलों की जो निगाहें थी वो इसी बात में थी कि फाइनली अखिलेश यादव जी जो है वो अपना उत्तराधिकारी किसको बनाएंगे। तो भाई तमाम नाम सामने आ रहे थे और तमाम जो है लगाए जा रहे थे कि जो है किसको बनाएंगे, तमाम दाव लगाए जा रहे थे। तो जो शिवपाल यादव जी के जो लोग थे वो चाह रहे थे कि वो उनका बनाया जाए, क्योंकि निश्चित तौर पे शिवपाल यादव जी जो है समाजवादी के एक बड़े नेता हैं। फिर वहां पे अब देखना ये होगा कि ये जो अखिलेश यादव ने जो निर्णय लिया, ये माता प्रसाद पांडे जी को लाने का जो निर्णय लिया वो क्यों लिया, मतलब मैं इसको किस तरीके से देखती हूँ। मैं देखती हूँ कि बीजेपी में, और क्योंकि अब विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा ही लक्ष्य है निश्चित रूप से, तो ये बीजेपी के कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोटों में सेंध लगाने का काम करेगा। और इसके एक रीजन और भी, मैं इसको थोड़ा सा विश्लेषण कर लेती हूँ इसका, कि अखिलेश जी ने जो है क्यों बसपा से आए जो इंद्रजीत सरोज थे या फिर राजभर थे, उनको क्यों नहीं बनाया। क्योंकि उसका कारण ये भी हो सकता है कि उनका जो काडर था, जो अखिलेश जी का जो सपा का जो काडर वोट है, वो कहीं ना कहीं नाराज हो जाता कि भाई हमारी उपेक्षा हुई है और जो है समाजवादी के किसी लीडर को नहीं बनाया गया और बसपा से आए हुए किसी व्यक्ति को बना दिया गया। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि पीडीए से क्यों नहीं बनाया गया। अब अगर पीडीए से कोई नेता बनाते तो ये हो जाता कि कहीं ना कहीं शिवपाल यादव जी जो है वो नाराज हो जाते कि भाई पीडीए का बना दिया, मैं सबसे बड़ा नेता हूँ, मुझे क्यों नहीं बनाया। तो अब ये है कि कहीं ना कहीं घमासान तो चल ही रही है अंदर से, लेकिन फाइनली जो माता प्रसाद पांडे जी जो है वो पूर्वांचल की राजनीति में एक बड़ा रसूख रखते हैं। तो और वहां एक नैरेटिव भी जो है फैलाया जा रहा था कि जो है जो समाजवादी पार्टी है वो सवर्णों को कहीं ना कहीं जो है पोजीशन नहीं देती है, उनको जो है नकारा जाता है सवर्णों को, वहां पे केवल दलितों को, पिछलों को ही इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो शायद इस नैरेटिव को भी डाइल्यूट करने के लिए अखिलेश जी ने ये कदम उठाया है। और माता प्रसाद पांडे जी जैसा हम देखते हैं कि पहले भी रहे हैं, वो विपक्ष के नेता पहले भी रहे, जब मुलायम सिंह यादव थे तब भी रहे थे, और जब अखिलेश जी की सरकार थी तब भी रहे थे। और हम देखते हैं कि ये जो पद है ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण पद है, जो विपक्ष का ये जो पद विपक्षी नेता का, क्योंकि इसको कैबिनेट दर्जा भी प्राप्त है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा पद है। और माता प्रसाद पांडे जी एक बड़े नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूर्वांचल की राजनीति में उनका एक बड़ा रसूख है। तो अब देखते हैं कि कितना ये जो है बीजेपी के ब्राह्मण वोटों में सेंध लगा पाते हैं, और ये जो पीडीए का जो इनका फॉर्मूला है इसको हटा के अब ये जो नया जो लेकर आए हैं अखिलेश यादव जी फॉर्मूला, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सो आई थिंक वी हैव टू वेट एंड वॉच हाउ इट विल वर्क। अभी लंबा समय है खैर विधानसभा चुनाव में, लेकिन जाहिर तौर पर अभी से शुरुआत करनी होगी। एक बहुत बड़े वर्ग को अगर अपने साथ लाना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक बड़ा वोट बैंक है। मैं इस पर रविंद्र जी आपका जवाब चाहूँगा। एक और बात लगातार निकल के पहले सामने आ रही थी कि राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से बगावत हुई, और खासतौर से सवर्ण वर्ग के नेता स्पेसिफिकली मनोज कुमार जो आपके पूर्व चीफ विप थे, जिस तरह से वो पार्टी छोड़ के गए, एक बहुत बड़ा डैमेज था। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर ये कहीं ना कहीं आक्षेप भी लग रहे थे कि जो सवर्ण वर्ग से आने वाले नेता हैं उनकी उपेक्षा हो रही है पार्टी के अंदर, और इसलिए छोड़ के जा रहे हैं। क्या उसको काउंटर करने की कोशिश की जा रही है अब धीरे धीरे ब्राह्मणों को साथ लाके, या अच्छे पद जो है अगड़े समाज से आने वाले लोगों को दिया जा रहा है?
इस प्रकार के गद्दारों को समाजवादी पार्टी खोज चुकी है, उनके खिलाफ कठोर एक्शन की कार्रवाई में है। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं हैं कि अपने 110 सांसदों का टिकट काट के आयातित लोगों को टिकट दे। पीडीए के बारे में सभी लोगों ने, तीनों लोगों ने जो बैठे हुए पैनल पे प्रश्न किया, पीडीए के बारे में इनको जानकारी नहीं है कि पीडीए हमारा फार्मूला है। क्योंकि पीडीए के बारे में इनको जानकारी नहीं है कि बोलेंगे क्या। सीधी सी बात यह है, क्योंकि इन्होंने 10% लोगों की राजनीति की है। जो माननीय अखिलेश यादव जी ने फार्मूला बताया तो उसको स्पष्ट किया था, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी और वो सवर्ण जिनको सताया गया है, ये 90% आबादी है। इसलिए हम लोग जातिगत जनगणना की बात करते हैं। और हम अपने फार्मूले की उपेक्षा करते हैं या नहीं करते हैं, ये आपका विषय नहीं है। रही बात धोखा देने की, तो धोखा देने की प्रवृत्ति बताते हैं आपको। जब भारतीय जनसंघ बनाया तो 3 प्रमुख नेता थे संस्थापक, आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी, आदरणीय प्रोफेसर बलराज माधव। इतना तंग हुए आरएसएस के नाते श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, नेहरू जी की सरकार में मंत्री बनना पड़ा। दीनदयाल उपाध्याय जिनके नाम पे बहुत प्रोग्राम चलाते हैं, उनको ऐसा लावारिस छोड़ दिया गया कि उनको मृत पाए गए ट्रेन में। ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ, इस चर्चा को यहीं पे रोकना पड़ रहा है मुझे, समय अब इजाज़त नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो माता प्रसाद पांडे के चुनाव को लेकर तमाम तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का इसे एक सोशल इंजीनियरिंग कहा जा रहा है, जिसका लाभ आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलने की बात कहीं ना कहीं कही जा रही। तो दूसरी तरफ विपक्षी दल इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं कि पीडीए का नारा देने की, आरक्षण की बात करने की या संविधान बचाने की बात करने वाली समाजवादी पार्टी अब जो है अब सवर्ण को इतना महत्वपूर्ण पद देती है, तो कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश हो रही, जिस तरह के बयान आ रहे। खैर, ये तमाम राजनीतिक बयान है, वास्तविकता अब हमको सदन के अंदर देखने को मिलेगी कि वहाँ पर आखिर किस तरह से माता प्रसाद पांडे अपने इस पद का निर्वहन करते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।